नमस्कार साथियों, इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत में सेवा क्षेत्र बढ़ते आयाम। ये आपके सेकंड ग्रेड में है टॉपिक। और पिछले साल ये एक पेज मैंने पढ़ाया था, आपको याद आ रहा होगा, सेवा क्षेत्र। तो अभी डाटा अपडेट हो गए हैं कई चीज़ें, तो अपडेट डाटा के साथ में आर्थिक समीक्षा के आंकड़े लेते हुए इस टॉपिक को मैं अपडेट करवा रहा हूँ। और ये आपके 28 तारीख को जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम है उसके लिए उपयोगी क्लास है। छोटी सी क्लास होगी, ज़्यादा मैटर इसमें नहीं है। और एक क्वेश्चन अगर आता है तो पूरी संभावना है कि इस क्लास से कवर हो जाएगा। तो देखो, सेवा क्षेत्र क्या होता है? सर्विस सेक्टर। जैसे अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र जो है वो माने जाते हैं। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र जो है वो होते हैं। एक तो प्राथमिक क्षेत्र हो गया, जिसमें कृषि, पशुपालन, खनन, मत्स्य वो आ जाता है। दूसरा क्षेत्र है, उसमें उद्योग आ जाते हैं, उद्योग धंधे। और तीसरा क्षेत्र जो है उसमें आ जाता है सर्विस सेक्टर यानी सेवा। यहाँ सेवा का तात्पर्य वो हम किसी की सेवा करते हैं वो नहीं है, बूढ़े बुजुर्ग की। यहाँ सेवा का तात्पर्य है कि जो जितने भी बाकी काम हैं इन दो के अलावा, जैसे परिवहन है, दुकानें हैं, नौकरियां हैं, वो सब सर्विस सेक्टर में आते हैं। उनसे देश को कितनी इनकम हो रही है ये भी मायने रखता है। और जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ती है, देश विकसित की ओर जाता है, वैसे वैसे सर्विस सेक्टर का भी वेटेज जीडीपी में बढ़ता जाता है। इसका वेटेज बढ़ रहा है, इसका मतलब देश जो है वो पैसे वाला बन रहा है, अमीर बन रहा है, आर्थिक रूप से प्रगति कर रहा है, ऐसी मान्यता है। क्योंकि कृषि भी महत्वपूर्ण है, परंतु सर्विस सेक्टर में लोग जो है वो ज़्यादा, उसमें इनकम जो है उनकी ज़्यादा होती है। सर्विस सेक्टर में देश को ज़्यादा फायदा मिलता है इससे, क्योंकि कृषि तो एक फिक्स है, उस क्षेत्र को बढ़ाया नहीं जा सकता, उसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं उत्पादकता को। तो इस प्रकार से सर्विस सेक्टर की हम बात करें तो भारत के सेवा क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला है। सेवा क्षेत्र की गतिविधियों को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो संपर्क गहन सेवाएं, जो संपर्क से जुड़ी हुई है, परिवहन, यातायात, आईटी। और एक है गैर संपर्क सेवाएं। पहली श्रेणी में संपर्क में जैसे व्यापार, आतिथ्य। आतिथ्य का मतलब अतिथि से नहीं है, यहाँ तात्पर्य है पर्यटन से। ठीक है। परिवहन, जो गाड़ियां जितनी भी चलती है। रियल एस्टेट से संबंधित कार्य, जमीन से जुड़े हुए सामाजिक, सामुदायिक और व्यक्तिगत सेवाएं, ये सब इसमें आ जाती है। दूसरे में जो गैर संपर्क वाली है, जैसे वित्तीय, आईटी, सूचना प्रौद्योगिकी, पेशेवर सेवाएं, संचार, प्रसारण और भंडारण संबंधी, लोक प्रशासन और रक्षा, ये भी सब इसी में आ जाता है। जैसे मान लीजिए रक्षा सेवा में सरकार ने पेमेंट दिया, मान लो सालाना या महीने का, जितना भी करोड़ों में होता है, अरबों में होता है, वो सारा देश की आमदनी ही मानी जाती है। क्यों? क्योंकि वो सेवा दे रहे हैं, बदले में उनको पेमेंट मिला, तो इस हिसाब से वो खर्चा नहीं है, वो आमदनी में ही होता है। वैसे तो सेवा से उत्पादन ही माना जाता है कि बदले में उन्होंने उत्पादन किया ना। तो यहां से ये महत्वपूर्ण है कि सेवा क्षेत्र में 2024 की बात करें तो 55% योगदान है, ये आपको याद रखना है सर्विस सेक्टर का। हमने एग्रीकल्चर का भी पढ़ा और हम उद्योग का भी पढ़ेंगे, और सर्विस सेक्टर का हम पढ़ रहे हैं। तो जो तीसरा क्षेत्र है सेवा क्षेत्र, उसका जीडीपी में 55% योगदान है। अब जो बाकी बच गया 45, वो ये दोनों मिलाकर है। एग्रीकल्चर का मैंने आपको बता दिया था, आपको कमेंट करके बताना आपको याद आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे आगे हम बात करें, जैसे मुख्य मैंने हाईलाइट किया है, अध्ययनों से पता चलता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एआई है, आने वाला टाइम इसी का है, एआई का, के अनुप्रयोग से व्यावसायिक सेवाओं के विकास के अवसरों में उत्तरोत्तर कमी आने की संभावना है। ऐसा लगता है कि भाई ये नई तकनीक आ रही है जिससे कुछ लोगों का रोजगार कम हो जाएगा, क्योंकि हर चीज एआई से बन रही है, आपको बस उसमें केवल लिखना है, उससे जो कई चीजें बनकर तैयार हो जाती है, तो उससे थोड़ा सा नुकसान होने की ऐसा लग रहा है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि एआई के प्रयोग से सेवा क्षेत्र को फायदा होगा कि नुकसान? तो नुकसान होने का सेवाओं का है इसका। 55% आपको अवश्य याद रखना, बहुत सिंपल सा डाटा है, याद रखना है। ये देखो, जैसे कोविड के बाद समग्र जीवीए में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी, ये फाइनेंशियल ईयर 2014 का है, 20 का है। 10 साल पहले 50% था, और फिर 54 हो गया था 20 में, फिर कोविड कम हो गया। आपको ये याद रखना है फाइनेंशियल ईयर जो है 24 का। अब अगर हम
21-22 के जो डाटा थे 22-23 के, उसमें 50% से अधिक था। ठीक है, तो अब तो आपको ये याद रखना है 54.7 है, 70 तो 55 हो गया, लगभग 55%। क्लियर। अगली बात, सेवा क्षेत्र में जीवीए में वर्ष दर वर्ष वृद्धि में मजबूत गति, हर साल ये इसमें प्रतिशत बढ़ोतरी हो रही है। जैसे 2013, 14, 15, 16, 8, 7, 9, 9, 5, कोविड के समय -8 गिरावट हो गया था, फिर वापस। तो ये 7.6 भी आपको याद रखना है कि सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर कितनी है, तो 7.6% की वृद्धि हुई है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि मान लीजिए 100 में से 55 रुपए इस साल कमाए हैं, तो अगले साल 55 का 7% कितना होता है, उतना और बढ़ेगा उसमें। ठीक है, तो 7% की 100 के पीछे वृद्धि। तो आपको ध्यान रखना है कि सेवा क्षेत्र का कुल योगदान 55% है और सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर जो है वो है 7.6%। 2 फैक्ट हो गए। आगे, रेरा विश्वास का निर्माण। रेरा किस प्रकार रियल एस्टेट को नया आकार दे रहा है। भू संपदा विनियमन और विकास अधिनियम 2016, रेरा, इसको रेरा बोलते हैं, को भारत के रियल एस्टेट क्षेत्र में बहुत जरूरी सुधार लाने के लिए अधिनियमित किया गया। रेरा का मुख्य उद्देश्य अधिक पारदर्शिता, नागरिक केंद्रिता, जवाबदेही और वित्तीय अनुशासन को प्रोत्साहित करना है, जिससे घर खरीदारों को सशक्त बनाया जा सके और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले। सभी राज्य क्षेत्रों, यूटी क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेश, ने रेरा के तहत नियमों को अधिसूचित किया है, सिवाय नागालैंड जो नियमों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में है। तो यहां रेरा का तात्पर्य है जमीन से संबंधित जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है वो है, और 2016 में कानून बन गया था और नागालैंड के अलावा बाकी सभी राज्यों में लागू है। नागालैंड में भी चल रहा है प्रोसेस में। ये भी आप देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन, पर्यटक आते हैं भारत में विदेशी, तो उनकी रैंकिंग में सुधार हो रहा है। जैसे 2019 कोरोना का काल था, 20, 21, 22 में अपनी 17वीं रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड ITA, तो यानी विश्व में अपना 17वां स्थान है पर्यटन के हिसाब से। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक जो आते हैं ना, वो 17वां स्थान है। ठीक है, अगली बात, वित्त वर्ष 2024 में भारत के कुल निर्यात में इस क्षेत्र का योगदान 44% था। भारत के कुल निर्यात में, जैसे निर्यात जो होता है ना, जितना भी निर्यात होता है, तो सेवाओं का निर्यात काफी होता है, वस्तुओं का होता है, वस्तुओं के साथ साथ सेवाएं भी। तो आधा तो अपना सेवाओं का ही था, जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, अपने यहाँ के डॉक्टर इंजीनियर हो गए, वो जाते हैं वहां पे से कमाते हैं वो। तो इसकी PDF मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी भेज रखी है, कल ही भेज दी थी, तो आप इसका वहां से भी कर लेना रिविजन। सकल GST संग्रह, ये भी आपको याद रखना है, 2024 में GST संग्रह जो है ना 20 लाख करोड़ रुपए का रहा है, अनुमानित है ये 2023 का डाटा होगा, फिर ये 20 लाख करोड़। सेवा क्षेत्र में 7.6% की वृद्धि, ये अपने आ गया, ऊपर आ गया था 7.6। सेवाओं के निर्यात में वृद्धि और आयात में गिरावट के कारण, निर्यात में तो वृद्धि हो रही है और आयात में कमी हो रही है के कारण वित्त वर्ष 24 के दौरान पिछले साल के मुकाबले निवल सेवा प्राप्तियों में वृद्धि हुई, जिससे भारत के चालू खाता घाटे को थामने में मदद मिली। उद्योग ने 2023 में 92 लाख से अधिक विदेशी पर्यटकों का आगमन, उद्योग में कौन से, पर्यटन उद्योग में, पर्यटन उद्योग में 92 लाख से अधिक विदेशी पर्यटकों का आगमन, ये आपको याद रखना है। देखो हाईलाइट किया है मैंने, अंडरलाइन किया है, तो कलर चेंज किया ताकि आपको याद रह जाए। 92 लाख विदेशी पर्यटक आए, 1 करोड़ से थोड़े से कम, 92 लाख याद रखना, जो कि वर्ष दर वर्ष 43.5% की वृद्धि दर्शाता है। तो 92 लाख विदेशी पर्यटक आए। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग 39 हो गई है। वैसे 17वीं है पर्यटकों के, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन में, और यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक और होता है, उसमें रैंकिंग 39वीं है। सेवाओं के अंतर्गत 4 प्रमुख उप क्षेत्रों का निर्यात में योगदान, सेवा में भी, और उप क्षेत्र की अगर हम बात करें सेवा में, जैसे ट्रेवल,
ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन, सॉफ्टवेयर और बिजनेस, व्यापार। तो सेवाओं में भी सबसे ज्यादा योगदान किसका है? निर्यात जो है ना हम करते हैं, तो उसमें सेवा में, निर्यात में सॉफ्टवेयर का है, ध्यान रखना। सेवा के अंदर भी कई प्रकार की सेवाएं हैं। जैसे मान लीजिए अब आप के घर में, जैसे मान लो आपने ईंटों का ट्रक खाली करवाया, तो ट्रक वो लेकर आया है, आपके घर तक पहुंचाए, बदले में वो पैसे लेता है, तो वो सेवा हो गई। वो सर्विस सेक्टर में काम कर रहा है, वो आदमी जो ट्रक चला रहा है वो सर्विस सेक्टर में काम कर रहा है। आप समझ गए होंगे इस बात को। दुकानदार है, सेवा क्षेत्र में है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर भी सर्विस सेक्टर में आता है। और निर्यात में आप इतना ध्यान रखना कि हम निर्यात में सबसे ज्यादा क्या सेवा निर्यात करते हैं? सॉफ्टवेयर। क्लियर? आगे चलते हैं। भारत में 2024 में भारत में सेवा क्षेत्र के संदर्भ में महत्वपूर्ण पहलू सामने आए हैं जो देश की आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन में अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो एक है आर्थिक योगदान। वित्त वर्ष 24 में सेवा क्षेत्र ने भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग 55% हिस्सेदारी निभाई है। इसके अलावा इस क्षेत्र की वृद्धि दर 7.6% रहने का अनुमान है, जो इसे आर्थिक समृद्धि का मुख्य स्तंभ बनाता है। तो ये दो फैक्ट तो आप रट ही लेना। सेवा क्षेत्र का योगदान 55, दोनों हाथों में देखो 5 और 5 55, और 7.5% जो है 7.6 है इसकी वृद्धि दर सेवा क्षेत्र की। सेवा निर्यात, भारत का सेवा निर्यात कुल निर्यात का जो है, इसमें हम बात करें तो कितना है, इसमें 44% है। ये हम पहले देख चुके हैं। और यह क्षेत्र डिजिटल सेवा में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है, यानी सॉफ्टवेयर में। वैश्विक स्तर पर डिजिटल सेवाओं में भारत की हिस्सेदारी 2019 के 4.4% से बढ़कर 2023 में 6% हो गई है। व्यावसायिक गतिविधि, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स सेवाओं में मार्च 2024 तक 61.2 अंक तक पहुंच गया है, जो इस क्षेत्र में 14 वर्षों की सबसे बड़ी वृद्धि को दर्शाता है। इससे पता चलता है कि सेवा क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियां भी तेजी से बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी और नवाचार, सॉफ्टवेयर और व्यापारिक सेवाओं में भारत की सफलता ने इसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के वैश्विक क्षमता केंद्र के रूप में स्थापित किया है। यह डिजिटल रूप से प्रदान की जाने वाली सेवाओं में भारत की उन्नति को रेखांकित करता है। इसकी योजनाएं भी हम देखेंगे। आर्थिक सुधार और जीएसटी संग्रह, तो जीएसटी संग्रह 20.18 लाख करोड़, याद रखना है 20 लाख करोड़ जो पहुंच गया, जो पिछले साल की तुलना में 11% की वृद्धि दर्शाता है। ठीक है, अब है योजनाएं जो कि सेवा क्षेत्र से जुड़ी हुई है, जैसे डिजिटल इंडिया। तो आपने देखा कि डिजिटल क्षेत्र में भारत बहुत आगे है, और हम निर्यात करते हैं, उसमें सेवाएं का जो निर्यात करते हैं उसमें डिजिटल का भी बड़ा योगदान है। और अपना जो पेमेंट सिस्टम है ना, यूपीआई, इससे भी अमेरिका जैसे देश है ना वो चकराए हुए है। ये बड़ा शानदार सिस्टम है। 10 रुपए की सब्जी भी लेते हैं, 10 रुपए मान लो सब्जी वाला, ठेले वाला, कोई भी व्यक्ति, रेडी वाला, पटरी वाला, सब आजकल QR कोड रखते हैं, स्कैन किया और उसको मिनिमम 10 रुपये तक अपन भेज सकते हैं, और अधिकतम 1 लाख रुपए है शायद फोन पे में। तो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, QR किया और तुरंत जैसे मैसेज आपके खाते में आए उससे पहले अगले के पहुंचता है। तो इतना शानदार स्पीड वाला जो सिस्टम है ना, ये वर्ल्ड में और कहीं नहीं है। तो ये यूपीआई है। तो ये भारत की टेक्नोलॉजी का बढ़ता, ये आप इसको शक्ति मान सकते हैं। तो डिजिटल इंडिया, तो यह योजना डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने और ई गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए है। आईटी और सॉफ्टवेयर सेवा क्षेत्र को काफी फायदा हुआ है। डिजिटल सेवाओं में निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर 6% हो गई है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, तो गति शक्ति है कि गति, स्पीड, यानी अच्छे हाईवे। तो यह क्षेत्र विशेषकर लॉजिस्टिक और परिवहन, लॉजिस्टिक जैसे हम सामान आता है, अब आप घर पे बैठे बैठे सीधा खरीदारी करते हैं ऑनलाइन, तो सामान आप तक पहुंच रहा है, तो सड़क अच्छी होगी, परिवहन अच्छा होगा, लॉजिस्टिक सेवाएं अच्छी होगी माल और परिवहन की, तभी ये चीज बढ़ेगी। तो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया है। रोबोटिक्स और ऑटोमेशन का उपयोग, तो ये भी इसमें आ जाएगा। पर्यटन क्षेत्र में सुधार, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने देखो अपना देश, ठीक है, टैगलाइन है, और इको पर्यटन जैसी योजनाएं लागू की है। पीएम सूर्यघर योजना, ऊर्जा क्षेत्र में सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की गई है। इसमें घरों में सोलर पैनल लगाने और हरित ऊर्जा के उपयोग के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से 55% भागीदारी है। तो बहुत ही छोटा सा स्वीट सा टॉपिक था। 55% याद रखना, 7.6% वृद्धि दर याद रखना, कुछ एक योजनाओं के नाम ध्यान में रख लेना। और सबसे ज्यादा हम निर्यात करते हैं, तो उसमें सेवा क्षेत्र का भी योगदान है और उसमें सॉफ्टवेयर का योगदान है।
मिलते हैं अगले टॉपिक में उद्योगों के साथ। धन्यवाद।